गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में अपन 12th क्लास की फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में बातचीत करेंगे। अपना चैप्टर नंबर 02 चल रहा है जिसका नाम है गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग, गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। इस वीडियो से पहले अपन ने गाउस का नियम पढ़ लिया है। कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा अपन ने, गाउस का नियम पढ़ा, गाउस के नियम की उत्पत्ति करी और उसके बाद अपन ने उसके 3 एप्लीकेशन करे थे। थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। पहला अपना एप्लीकेशन था एक अनंत रेखीय तार के कारण, अनंत रेखीय तार के कारण क्या निकाला अपन ने, विद्युत क्षेत्र निकाला। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अपन ने बात करी थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो अपने को फॉर्मूला मिला था E बराबर 2k लेमड़ा अपॉन R। ये अपन निकाल चुके हैं फर्स्ट एप्लीकेशन के रूप में। और सेकंड एप्लीकेशन की अपन बात करते थे तो सेकंड एप्लीकेशन अपना है एक अचालक पट्टिका ली अपन ने, अचालक पट्टिका। मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि चालक और अचालक में क्या अंतर होगा। अचालक में आवेश जो होगा वो पट्टिका के अंदर होगा। कोई भी पदार्थ अपन लेते हैं, अचालक हैं तो आवेश उसके अंदर होगा, यानी पृष्ठ पर नहीं होगा। और जब चालक पट्टिका होगी तो आवेश पृष्ठ पर होगा, अंदर नहीं होगा। तो अचालक पट्टिका के कारण अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अपना E बराबर आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा क्या है, यह है अपना पृष्ठीय आवेश घनत्व। जब अपन आवेशों का वितरण पढ़ते हैं तो 3 प्रकार का आवेशों का वितरण होता है। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व और तीसरा होता है अपना आयतनीय आवेश घनत्व। फर्स्ट एप्लीकेशन में जब अनंत रेखीय तार के बारे में बात करी तो एक रेखा के अनुदिश तार होता है, इसलिए रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा काम में आया। और जब दूसरे में कर रहे हैं तो पट्टिका है, पट्टिका है इसका मतलब इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, 2 चीज़ें होगी। जहाँ लंबाई और चौड़ाई होती है वहाँ एरिया बनता है, क्षेत्रफल बनता है, इसलिए वहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व लेते हैं और उसको लिखते हैं अपन सिग्मा से। तो सेकंड एप्लीकेशन बना अपना E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है जो अपन फर्स्ट चैप्टर में बात कर चुके हैं। ऐसे ही अपन ने तीसरे एप्लीकेशन के बारे में भी बात करी थी, वो थी चालक पट्टिका। सेकंड में अचालक थी और थर्ड में एक चालक पट्टिका ली और उसके कारण अपन ने विद्युत क्षेत्र निकाला, के कारण विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो अपने को फॉर्मूला मिला E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब अपन सेकंड और थर्ड दोनों एप्लीकेशन को एक साथ देखते हैं तो बहुत अंतर नहीं है इसमें नीचे 2 नहीं है और अपॉन में यहाँ 2 है, यानी कि ये जो मान है ये ज़्यादा होता है। चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होती है और ये उसकी आधी होती है क्योंकि अपॉन में 2 आ रहा है, यानी कि आधा हो जाएगा वो। तो ये 3 एप्लीकेशन के बारे में अपन ने लास्ट वीडियो के में पढ़ लिया है। आज अपन चौथा एप्लीकेशन लेते हैं। चौथा एप्लीकेशन है अपना गोलीय अचालक गोले के कारण, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चौथा एप्लीकेशन ले रहा हूं मैं गाउस के नियम का, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या होगा वो अपन इस चैप्टर में इस टॉपिक में निकालेंगे, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। समरूप का मतलब क्या होगा, जो आवेश है वो सभी जगह एक जैसा रहेगा, किसी पार्ट में ज़्यादा आवेश हो किसी में कम हो ऐसा नहीं होगा, सब जगह एक समान रूप से आवेश जो है फैला रहेगा। और आवेशित है इसका मतलब उसके अंदर आवेश है, अचालक है इसलिए अचालक गोला है, इसका मतलब अंदर आवेश लेना है। तो इस तरीके का अपन डायग्राम काम में लेंगे। ये एक गोला है जैसे, जिसका केंद्र O लेंगे और उसकी त्रिज्या अपन कैपिटल R लेंगे और इस समरूप आवेशित है, इसका मतलब समान रूप से आवेश इसके अंदर फैला हुआ है। इस तरीके से यह एक मैंने अचालक आपके सामने गोला बनाया है। तो इस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र क्या बनेगा, तो अपन 2-3 टॉपिक में इसमें बात करने वाले 2-3 बिंदु लेंगे। जैसे
एक बार अपन कोई पॉइंट लेंगे P, वो बाहर लेंगे, एक बार पृष्ठ पर लेंगे और एक बार अंदर लेंगे। तो 3 केस बनेंगे अपने कि जब P बिंदु बाहर है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, पृष्ठ पर है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, और अंदर विद्युत अगर P बिंदु है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो अपन मैं फर्स्ट केस की बात करता हूँ। ये अपना जो टॉपिक है ये 3 पार्ट में डिवाइड है, उसमें से मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ। केस फर्स्ट, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, गोले के बाहर स्थित हो, यह पहला केस हो गया अपना। इस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र क्या होगा वो निकालते हैं। देखिए इसके लिए मैं डायग्राम बनाता हूं। एक कैपिटल R त्रिज्या का गोला है, ये कैपिटल R इसकी त्रिज्या है और ये इसका केंद्र है। इसके अंदर जो है आवेश है जो समरूप विद्युत क्षेत्र है बनाता है। ये आवेश सभी जगह एक जैसा फैला हुआ है और वो भी अपन मानते हैं कि ये Q आवेश पूरे इस गोले के अंदर फैला हुआ है समान रूप से। इस गोले से के केंद्र से अपन स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट लेते हैं P पॉइंट, ये ले रहा हूँ मैं P पॉइंट, और इस P पॉइंट पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है जो कि इस गोले के कहाँ है, बाहर है। तो मुझे इस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी होगी, क्योंकि अपन ये गाउस के नियम के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं और गाउस का नियम जो है हमेशा एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा भी एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है। इसलिए P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इस P पॉइंट से होता हुआ एक गाउसीय पृष्ठ अपने को बनाना पड़ेगा। वो होता नहीं है वास्तव में, लेकिन अपन उसको मानते हैं, उसकी कल्पना करते हैं। तो इस तरीके से एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी होगी अपने को, तभी अपन इस पर गाउस का नियम अप्लाई कर पाएंगे। ये एक P पॉइंट से यानी कि स्मॉल r त्रिज्या का एक गाउसीय पृष्ठ की अपन ने क्या कर ली है, कल्पना कर ली है। तो जैसे ही गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो इसके अंदर भी जो आवेश है वो वितरित हुआ अपने को मानना पड़ेगा। तो अब ये जो है P पॉइंट पर जो अपन ने गाउसीय पृष्ठ बनाया है ये स्मॉल r त्रिज्या का हो गया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अपन जैसे ही गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं तुरंत अपन गाउस का नियम जो है वो काम में ले लेते हैं। गाउस के नियम से याद आ गया होगा आपको गाउस का नियम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA या डॉट प्रोडक्ट है बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपना गाउस का नियम है। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में अपन ने जो अचालक पट्टिका ली, चालक पट्टिका ली, इस गाउस के नियम को अपन ने 3-3 भागों में तोड़ा। वहाँ S1, S2, S3 3-3 पृष्ठ लिए, तो उसको अपन ने 3-3 भागों के लिए किया। यहाँ एक ही गाउसीय पृष्ठ है, केवल यही अपने को सीधा उपयोग में लेना है। अब अपन इसका इंटीग्रेशन के बारे में आगे बात करते हैं। तो E अपने को निकालना है विद्युत क्षेत्र, इंटीग्रेशन किसका होगा, dA को होगा। तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। इससे पहले मैं डॉट प्रोडक्ट हटा देता हूँ। देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट हटता तो क्या आता है, E dA कोस थीटा। जब अदिश गुणा होता है तो कोस थीटा। ऐसे यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट होता है अगर, तो क्या होता है, 11th क्लास में पढ़ा अपन ने, साइन थीटा आता है, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ थीटा के बारे में अगर बात करें तो थीटा जब अपन ने विद्युत फ्लक्स निकाला या गाउस के नियम की उत्पत्ति करी तो अपन ने ऐसे ही एक गोले के बारे में बात करी थी और वहीं अपना क्लियर हो गया था कि ऐसी कंडीशन में थीटा जो है वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पॉइंट पर जिस दिशा में होगी उसी दिशा में अपने को ये P पॉइंट लेना है। तो यहाँ जो थीटा है वो dA और E के बीच में होगा जो कि 0 डिग्री होगा। यानी कि यहाँ जो थीटा है वो क्या होगा, 0 डिग्री, और 0 डिग्री होने से कोस 0 की वैल्यू अपने को मिलती है 1। आप लोगों को टेबल बहुत अच्छे से आनी चाहिए। हर एप्लीकेशन में अपने कोस 0 होगा, कहीं कोस 90 होगा, तो कोस 90 0 होता है और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। वो अपन यहाँ अप्लाई कर देंगे। इधर कर रहा हूँ मैं यहाँ। देखिए अब अपनी स्टेप बन गई है इंटीग्रेशन ऑफ E dA, और कोस थीटा की जगह मुझे लेना है 0, तो ये बन जाएगा कोस 0 बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, एक, क्या बन गया, ई डी ए कोस पूरा जीरो एक हो गया बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, डी ए का, ई कांस्टेंट के रूप में बाहर निकल जाएगा क्योंकि यही अपने को निकालना है। इंटीग्रेशन होगा डी ए का बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अब डी ए का इंटीग्रेशन मतलब ये जो अपन ने पी पॉइंट लिया, यहाँ एक ये छोटा सा अल्पांश होता है डी ए, और फिर अगर अपन पूरे पृष्ठ, इंटीग्रेशन का मतलब संपूर्ण पृष्ठ की बात होगी, तो इस छोटे से अल्पांश के बाद अपन संपूर्ण पृष्ठ के कारण इस पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी ए के रूप में वो लिखा जाता है। और ये पूरा एक गोला है तो गोले का क्षेत्रफल के रूप में ये अपने को मिलेगा, यानी कि ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए जो है ये ए के इक्वल होगा, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ होगा, और संपूर्ण पृष्ठ गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये छोटी कक्षाओं में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो इस तरीके से अपने यहाँ काम में आएगा। तो ये अपने को स्टेप बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए की वैल्यू ए में चेंज होगी और ए होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये बन गया अपना E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, एक चेंज और कर देता हूँ मैं यहाँ कहीं ताकि एक साथ काम हो जाएगा। ये जो सिग्मा क्यू है, ये सिग्मा क्यू क्या होता है, इस पूरे पृष्ठ के अंदर जो फैला हुआ टोटल आवेश, और अभी अपन ने जो टोटल आवेश है वो क्या लिया है, क्यू लिया है। तो सीधा मैं सिग्मा क्यू को क्या लिख सकता हूँ, क्यू लिख सकता हूँ। अगर मैं अलग अलग आवेश लेता जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे बहुत सारे लेता तो फिर उन सबको मुझे जोड़ना होता और जोड़कर फिर मैं लिखता सिग्मा क्यू की वैल्यू। लेकिन अभी मैंने ओनली फॉर क्यू आवेश लिया है, यानी कि सारे आवेशों को मिलाकर के आवेश बन रहा है, क्यू बन रहा है। तो इस सिग्मा क्यू जो है वो क्यू के इक्वल हो जाएगा। ये भी वैल्यू मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ, यानी कि यहाँ सिग्मा क्यू जो है वो क्यू में चेंज हो जाएगा, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन गया। ठीक है, अपने को ई निकालना है, इसलिए ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है इसको इधर अपन ट्रांसफर कर देंगे। देखिए ट्रांसफर करने पर क्या बनता है, ये डायग्राम में हटा देता हूँ, वहाँ अपन ये आगे का डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं। देखिए मैंने 4 पाई आर स्क्वायर को इधर ट्रांसफर किया तो क्या बना, ये ई बराबर ऊपर अपना क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर उधर गया, ये 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट पहले इसके नीचे अपने पास था। ये स्टेप बन गई। देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं इसको आपको पीछे ले जाता हूँ। एक अपन लेते हैं कांस्टेंट राशि के, वो के क्या होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, फर्स्ट चैप्टर में आ गया अपने कूलॉम्स लॉ में। ठीक है, यहाँ भी वो नज़र आ रहा है, 1 में ये ऑलरेडी है, 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट भी मुझे नज़र आ रहा है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में है, इसलिए मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, के लिख सकता हूँ। इस स्टेप को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। देखिए किस तरीके से, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट सबको एक साथ कर दिया, बचा क्या, Q अपॉन आर स्क्वायर। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया अलग से। तो ये मेरे पास जो वैल्यू बनी, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, के, यानी कि ये पूरा अपना बन गया E बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर। और यही जो है जब बिंदु P जो है उस गोले के बाहर स्थित होगा तो उस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस फॉर्मूले से निकाली जाएगी। जो अपने को साफ साफ दिख रहा है किस पर निर्भर कर रही है, क्योंकि पूरे गोले में आवेश तो अपन ने क्यू ले लिया है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, के ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो किस पर डिपेंड है, आर पर। यानी कि उस गोले से अपन जितना दूर वो P पॉइंट लेंगे उतनी ही तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि ये कहाँ आ रहा है, अपोन में आ रहा है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, तो ये अपना पहला केस कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अब मैं सेकंड केस के बारे में बात करता हूँ, आप अच्छे से इसको नोट कर लेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मैं लेता हूँ सेकंड केस। देखिए सेकंड केस में ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है। सेकंड केस क्या कहता है अपने को, वो कहता है कि अब आप जो है गोले के ज़्यादा बाहर मत जाओ, उसके पास आओ। तो गोले के मैं पार नहीं जाकर पास आता हूँ, यानी उसके पृष्ठ पर आता हूँ। तो अपनी कंडीशन इस तरीके से चेंज हो जाएगी। सेकंड कंडीशन, जब बिंदु P गोले के बाहर नहीं होकर गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, तो इतना सा चेंज करना अपने को। जब P पॉइंट कहाँ हो, अब गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, तो देखिए डायग्राम किस तरीके से बनेगा। ये एक मैंने आर त्रिज्या, कैपिटल आर त्रिज्या का गोला लिया जिसके अंदर आवेश है,
सेकंड केस की बात कर रहा हूँ, ये इसका सेंटर पॉइंट जिसे अपन O कहते हैं और इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। अब जो मैं वो पॉइंट P बाहर ले रहा था उसको मैं कहाँ लेकर आऊँगा, इस पृष्ठ पर, यानी कि मैंने यहीं वो P पॉइंट ले लिया। तो अब P पॉइंट की जो अगर सेंटर से दूरी होगी वो स्मॉल r होगी। अब इस कंडीशन में ये जो कैपिटल R है और स्मॉल r के इक्वल हो जाती हैं और कोई इसमें चेंज नहीं आता है। अगर बाहर थी तो उस कंडीशन में अपने को पहले केस में क्या लिख सकते थे अपन, जो स्मॉल r था वो ग्रेटर था कैपिटल R से, ये कंडीशन थी फर्स्ट, अगर शॉर्ट में लिखे तो। और अभी वाली कंडीशन में क्या हो रहा, ये जो r है ये इस कैपिटल R के इक्वल हो रहा है, यानी कि r बराबर r हो रहा है, यानी P पॉइंट की जो केंद्र से दूरी है वही उसकी त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या के इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन को अगर अपन शॉर्ट में लिखना चाहें तो साइड में ये भी लिख सकते हैं r बराबर r। बाकी सारी चीज़ें अगर इस पूरे डेरिवेशन को करेंगे तो वैसा का वैसा करना है, इसलिए पूरा वो का वो काम नहीं कर कर अपन सीधा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं जो पहले एप्लीकेशन से अपने को मिला था, और यहाँ सीधा इसको सेकंड एप्लीकेशन में अप्लाई करते हैं कि ये जो R है अब ये किस में चेंज हो रहा है, कैपिटल R में चेंज हो रहा है। तो सीधी एक कंडीशन लेते हैं अपन कि यहाँ P पॉइंट, P बिंदु पृष्ठ पर स्थित है, इसलिए गोले की त्रिज्या कैपिटल R ही P बिंदु की केंद्र से दूरी होगी। अर्थात इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो कैपिटल R है वो किसके बराबर हो गया, स्मॉल r के बराबर हो गया। अतः समीकरण किससे, समीकरण फर्स्ट से, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, नीचे लिख रहा हूँ थोड़ा मैं, समीकरण फर्स्ट में अब क्या चेंज करूंगा मैं ये लिख दिया मैंने, कैपिटल R बराबर स्मॉल r, यानी कि स्मॉल r की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा कैपिटल R को, बाकी फॉर्मूला वो का वही रहेगा। तो समीकरण 1 से अपना E बराबर बन जाएगा KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, बस इतना सा अपने को ये चेंज करना है। और ये अपना बन जाएगा समीकरण नंबर सेकंड, जो क्या बताएगा, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएगा। ओके, तो सेकंड अपना एप्लीकेशन जो है, इसका सेकंड केस है, बहुत इजीली अपन फर्स्ट से अपन इसको सीधा सा कर सकते हैं। अब मैं लेता हूं तीसरा एप्लीकेशन, उसमें थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे, बाकी वो भी इजी है। तीसरा एप्लीकेशन है कि जब बिंदु P, अब गोले के पृष्ठ पर तो मैं आ ही गया, अब मैं गोले के अंदर चला जाता हूं। केस थर्ड में जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर तो आ ही गए, अब अंदर चले जाते हैं, यानी कि गोले के अंदर स्थित हो। तो देखिए डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ये अपना कैपिटल R त्रिज्या का गोला था, ठीक है, ये इसका सेंटर, और इससे इसकी जो पृष्ठ की दूरी वो इसकी त्रिज्या थी कैपिटल R, इसके अंदर Q आवेश फैला हुआ था समान रूप से। अब मैं जो P पॉइंट ले रहा हूँ वो इस गोले के कहाँ लेना, मुझे अंदर लेना है, जैसे मैंने यहाँ ले लिया, ये P पॉइंट ले लिया। अब मुझे इस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है केस नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग, तो मुझे गाउसीय पृष्ठ लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो यही पृष्ठ अपने काम में आ गया था तो गाउस के पृष्ठ की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अब P पॉइंट अकेला नजर आ रहा है, इसलिए वहाँ फिर गाउस का नियम लगाने के लिए गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, तो मैं अंदर ही इसके एक गाउसीय पृष्ठ बना देता हूँ, ठीक है। तो इसकी जो दूरी होगी वो अपन क्या लेते हैं, स्मॉल r। अब इस कंडीशन में आपको देखने से पता चल रहा है कि ये त्रिज्या तो बड़ी है और ये स्मॉल r क्या हो गया, छोटा, यानी कि इस तीसरे केस को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। ओके, जब बिंदु P गोले के अंदर होगा तो P पॉइंट की दूरी सेंटर से कम होगी बनिस्बत किसके,
उसकी त्रिज्या के, गोले की त्रिज्या से क्या होगी, कम होगी, त्रिज्या ज़्यादा हो जाएगी। अब इस कंडीशन में अपन P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, उसके लिए अपन ने गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली है, और जैसे ही गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं अपन गाउस का नियम लगा देते हैं। तो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से बताइए भाई, गाउस का नियम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए, फर्स्ट एप्लीकेशन में भी लिखा है अपन ने, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हटाओ, ई डी ए क्या बनेगा, कोस थीटा बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और वही थीटा क्या है, 0 डिग्री होगा। कंप्लीट जब जब भी गोला मिले आपको सोचना ही नहीं है, थीटा सीधा 0 लेना है, क्योंकि उस समय ई और डी ए के मध्य थीटा क्या होगा, 0, और थीटा 0 होता है, इसका मतलब यहाँ अपने कोस थीटा बन रहा है, यानी कोस 0 लेना है अपने को। तो कोस 0 क्या हो जाएगा भाई, 1 होता है। सीधा लिख देता हूँ मैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कोस 0 बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये कोस 0 1 होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन डी ए का होगा, ई कांस्टेंट है, ई तो अपने को निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको ई से लिखते हैं, ये ई बार आ गया। इंटीग्रेशन डी ए का होगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये डी ए है, ये संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे। फिर वो अंदर वाला गोला है, भले उसकी त्रिज्या अलग है तो अपन त्रिज्या अलग ले लेंगे, लेकिन उसका क्षेत्रफल अपन किस रूप में लिखेंगे, डी ए का इंटीग्रेशन ए के रूप में चेंज होगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, पूरा डी ए किस में चेंज होगा, ए में चेंज हो जाएगा, ए यानी कि ई इंटू ए में चेंज हो गया, ये सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए जब अपना कैपिटल आर त्रिज्या का गोला था तो इसका आवेश जो था अंदर, वो क्या आवेश था भाई, वो क्यू आवेश था। अब वो अपन ने क्या करा है, पी पॉइंट इसके अंदर लिया है, तो अब अपना गोला क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये अपने को पता चल जाता है जब पृष्ठ बड़ा है तो उसके अंदर जो आवेश होगा वो छोटा पृष्ठ होने पर वो का वो आवेश नहीं रहेगा, वो कम आवेश हो जाएगा। यानी कि इसके लिए अपने को अलग से इसका आवेश लेना पड़ेगा, उसको मैं मान लेता हूँ जैसे क्यू डैश आवेश है, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हो, Q1 मान सकते हो, कुछ भी ले लो। तो ये जो r स्मॉल r त्रिज्या का गोला है, अब उसके अंदर का जो टोटल आवेश होगा वो क्या ले रहा हूँ मैं, Q डैश ले रहा हूँ। यानी कि यहाँ जो अपना सिग्मा Q है वो सिग्मा Q अब रिप्लेस होगा Q डैश से, ठीक है। ये Q डैश से मैं चेंज कर देता हूँ इसको, तो ये बन गया अपना। और ये जो अपना क्षेत्रफल है, ये भी क्या गोले का क्षेत्रफल है, वो क्या बनेगा 4 पाई, अब स्मॉल r त्रिज्या का है इसलिए स्मॉल r का स्क्वायर, इस तरीके से बन जाएगा। ये दोनों में चेंज यहाँ कर देता हूँ, देखिए क्या बनेगा, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और सिग्मा Q डैश में चेंज हुआ, ये Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, मेरे को डायग्राम की जरूरत नहीं है, वो रब कर देता हूँ मैं, यहाँ अपन आगे का काम कर लेते हैं। देखिए इसको मैं जो फर्स्ट एप्लीकेशन में किया था उसी तरीके से ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये अपना E बराबर हो जाएगा Q डैश ऊपर है और अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट उसके साथ नीचे आ रहा है ये वाला। वापिस हो की वही कंडीशन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं अलग कर देता हूँ, तो ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग कर दिया। ऊपर क्या है Q डैश, नीचे क्या बच रहा है r स्क्वायर, और ये अपना क्या बन गया है K बन गया, तो ये बन गया K Q डैश अपॉन r स्क्वायर। वैसे तो ये एप्लीकेशन अपना यहाँ कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसमें एक अलग से अपने पास नोटेशन आया है Q डैश। अगर उस Q डैश की वैल्यू निकालना चाहें अपन तो वो किस तरीके से निकलेगी वो मैं थोड़ा सा रब कर कर यहाँ समझा देता हूँ आपको। बाकी ये अपनी तीसरी समीकरण बन गई है, इसको इक्वेशन नंबर 3 अपन कह सकते हैं, ठीक है। आगे मैं इसमें Q डैश की वैल्यू क्या होगी वो थोड़ा सा समझा देता हूँ, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो जैसे अपन छोटी क्लासों में पढ़ते हैं उस तरीके से कर रहा हूँ मैं। देखिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना कि जब यहाँ अपने पास Q आवेश था, इसका मतलब उस समय जो गोला था उसकी त्रिज्या क्या थी, कैपिटल R त्रिज्या थी। तो थोड़ा उसमें अपन ने गोले को ये स्मॉल r जो है पॉइंट P अंदर लिया तो गोला छोटा हो गया। छोटा हो गया इसका मतलब उसका आयतन भी कम हो गया, उसके अंदर आवेश की मात्रा भी क्या हो गई, कम हो गई। तो इसको इस तरीके से लेंगे, जब अपन कैपिटल R त्रिज्या का गोला ले रहे थे तो उसका आयतन क्या होगा, गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, वो कैपिटल R क्यूब है यानी कि बड़ा गोला है। तो 4/3 पाई r क्यूब आयतन
वाले गोले का आवेश। बताओ भाई क्या आवेश लिया अपन ने? जब कैपिटल आर त्रिज्या थी उस समय उसका आयतन बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब। उस समय उसका आवेश क्या वो अपन ने माना था क्यू आवेश माना था। और इसको मैं लेता हूं जैसे 20 रुपए की कोई एक पेन आता तो 1 रुपए का कितना होगा, उस तरीके से ले रहा हूं। तो जब आयतन 1 होगा, एक आयतन वाले उस गोले पर आवेश क्या होएगा? तो एक की जब बात करते हैं तो वो वाली जो टर्म्स होती है, ये वाला जो मान होता है क्या जाता है? डिवाइड में जाता है। यानी कि ये बन जाएगा Q/4/3 पाई आर क्यूब। इस तरीके से एक का निकालते हैं। और अब अपने को वास्तव में क्या चाहिए? अब अपने को चाहिए Q डैश की वैल्यू। इसलिए उस समय त्रिज्या क्या होगी? ये वाली त्रिज्या। यानी कि इस त्रिज्या का गोला, यानी कि छोटे गोले का आयतन की बात करूं तो छोटे गोले का आयतन क्या होगा? वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। पहले कैपिटल आर, अब स्मॉल आर आ रही है, यानी कि अब ये अपने काम का है। तो 4/3 पाई आर क्यूब आयतन वाले गोले का आवेश। और आप जान गए होंगे इस आवेश को अपन ने नोटेशन क्या दिया है? क्यू डैश नोटेशन दिया है। तो वो क्यू डैश की वैल्यू आ रही है, वो कैसे आएगी? तो एक का निकल जाने के बाद और ज्यादा का पूछा जाए तो उससे इसका क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। यानी कि ये स्टेप इस तरीके से बनेगी Q/4/3 पाई आर क्यूब। ऑलरेडी अपने पास यहाँ मान था, अब मुझे इसका चाहिए तो ये इससे क्या होगा? मल्टीप्लाई हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए अब इसको कैंसिल करें तो 4/3 से ये कैंसिल हो जाता है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। क्या बचेगा यहाँ से? यहाँ से बचेगा QR क्यूब अपॉन नीचे ये कैपिटल आर क्यूब बच रहा है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है? ये आई है अपने पास Q डैश की वैल्यू। जो अपना Q डैश ये नजर आ रहा है, यानी कि इस Q डैश को अपन इससे रिप्लेस कर देंगे। अतः समीकरण 3 से नीचे मुझे लगता नहीं दिख रहा हो तो मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा हटा देता हूँ, यहाँ देख लीजिए। देखिए अब समीकरण 3 को अपन थोड़ा सा और रिप्लेस कर देते हैं। समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या कह रहा है? E बराबर K Q डैश अपॉन R स्क्वायर। तो ये Q डैश जो है वो किससे चेंज करूं मैं? यहाँ से इससे चेंज करूं। यानी कि इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ QR क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। ठीक है, यहाँ भी कैंसिल हो रहा, देखिए यहाँ R क्यूब आ रहा है और यहाँ R स्क्वायर है। R स्क्वायर से R क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक R की पावर 1 बचेगा यहाँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना, क्या बनेगा? KQR अपॉन नीचे कैपिटल R क्यूब। ये E की वैल्यू आ जाएगी विद्युत क्षेत्र। और यही अपना समीकरण 4 बन गया। और ये फाइनल अपना, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित होता है उस समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएगा। ठीक है, तो इसके तीनों केस अपने कंप्लीट हो गए। अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 भागों में डिवाइड होगी। फर्स्ट, जब P पॉइंट गोले के बाहर हो। सेकंड, जब P पॉइंट गोले के पृष्ठ पर हो। थर्ड, जब P पॉइंट गोले के अंदर हो। तो तीनों कंडीशनों में जब मैं एक साथ देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि केंद्र से अपन पृष्ठ की ओर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है। अभी जैसे ये अंदर है तो अंदर में ये R कहाँ आ रहा है? ये R ही तो है उस P पॉइंट की दूरी, ये R आ रहा है ऊपर। इसका मतलब यहाँ R के E जो है वो समानुपाती है। और सेकंड अपना जो केस था उसमें अपन ने ये R देखा ही नहीं, कैपिटल R देखा। इसका मतलब उस R पर कोई डिपेंड नहीं है, यानी कि वहाँ नियत हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि वो P पॉइंट आप उस गोले के पृष्ठ पर कहीं पर भी लेओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल रहेगी। और उससे पहले अपन ने जो फर्स्ट एप्लीकेशन किया था उसमें R अपने को नीचे मिला था R स्क्वायर के रूप में। ठीक है, इसका मतलब वहाँ अपन अगर ज़्यादा दूर जाते हैं बाहर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। इसको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में लेते हुए आपको एक ग्राफ बनाकर भी समझाऊंगा। अभी आपने जो तीनों केस अपन ने इस टॉपिक के लिए हैं, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई दिक्कत है तो सर के नंबर लिखे हुए हैं, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व कर दूंगा। अपने स्कूल के चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।